this 22.2 बिलियन विद अ बी illicit funds को clean legitimate money में convert कर देता है, all thanks to technology. वाओ, शॉकिंग है ना? ये सिर्फ एक मूवी प्लॉट नहीं है दोस्त, ये है मनी लॉन्ड्रिंग की रियलिटी इन 2023. आज हम इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को, इसके हर एंगल को डिकोड करेंगे. बिल्कुल. बट हे, बिफोर वी स्टार्ट दिस मैसिव एडवेंचर, अगर तुम ऐसे ही अमेजिंग डीप एनालिसिस चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन और वो नोटिफिकेशन बेल को स्मैश कर दो. ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस अ सिंगल थिंग. तो माय फ्रेंड, आज का हमारा लर्निंग मैप क्या है? हम इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े 4 क्रिटिकल क्वेश्चंस पर एक सुपर डिटेल चर्चा करेंगे. बिल्कुल. फर्स्ट हम समझेंगे कि न्यू टेक्नोलॉजीज और ग्लोबलाइजेशन मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे फ्यूल कर रहे हैं. हाँ, इन अदर वर्ड्स, हम अपने $22.2 बिलियन वाले क्रिमिनल के टूल्स को समझेंगे. एग्जैक्टली. सेकंड, हम देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया के लिए इतना बड़ा थ्रेट क्यों है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. ये वाई वाला पार्ट है. थर्ड, हम थोड़ा जूम आउट करेंगे. एक्सटर्नल, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स से होने वाले मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस को एनालाइज करेंगे. Could our criminal be one of them? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एंड फाइनली हम इंडिया के स्पेसिफिक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और उन्हें काउंटर करने वाली इंटेलिजेंस एजेंसीज के रोल को डिटेल में डिस्कस करेंगे. हम उन गार्डियंस से मिलेंगे जो इस क्रिमिनल को पकड़ेंगे. रेडी फॉर दिस मैसिव नॉलेज डाउनलोड? चलो शुरू करते हैं. चलो फर्स्ट क्वेश्चन टैकल करते हैं. क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन contribute to money laundering. Elaborate measures to tackle the problem of money laundering both at national and international levels. ब्रॉड माइक्रो थीम, इंटरनल सिक्योरिटी. चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं. सेक्शन हेडिंग है मनी लॉन्ड्रिंग, द टेक एंड ग्लोबल कनेक्शन. तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है डर्टी मनी को क्लीन बनाने का प्रोसेस, ताकि इलीगल सोर्सेज से आया पैसा, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग या टेररिज्म से, इलीगल लगे. राइट. बिल्कुल. और आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ने इस गेम के रूल्स ही बदल दिए हैं. एक एग्जांपल से इसको कॉन्क्रीट बनाते हैं. सोचो एक हैकर ग्रुप ने ओके, रैंसमवेयर अटैक से मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन क्रिप्टो करेंसी कमाए. अब वो इस क्रिप्टो को डायरेक्टली अपनी न्यू स्पोर्ट्स कार खरीदने के लिए यूज नहीं कर सकते, राइट? ऑब्वियसली नहीं. तो वो क्या करेंगे? वो इसे हजारों छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस में अलग अलग डिजिटल वॉलेट्स में भेजेंगे, फिर उसे ऑनलाइन गेम करेंसी से एक्सचेंज करेंगे और फिर उसे वापस अपने बैंक अकाउंट में एज विनिंग्स फ्रॉम एन ऑनलाइन टूर्नामेंट ले आएंगे. ओह वाओ. ये पूरा प्रोसेस एक डिजिटल मकड़जाल जैसा मनी लॉन्ड्रिंग है. समझे? समझी. ओके, लेट्स अनपैक दिस. इंट्रोडक्शन में हम कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और ग्लोबलाइजेशन ने मनी लॉन्ड्रिंग को एक नया, मोर कॉम्प्लेक्स चैलेंज बना दिया है. राइट. और यहाँ हम अपने एग्जामिनर का अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो 22.2 बिलियन इलिसिट फंड्स का 2023 का डेटा यूज करेंगे. दैट्स अ पावरफुल स्टार्ट. बिल्कुल. अब आते हैं मेन इम्पैक्ट पर. बॉडी पार्ट 1 है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन. इसे हम 4 पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे. ओके. याद रखना. ओके. फर्स्ट पॉइंट है डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स. यूपीआई, डिजिटल वॉलेट्स और ऑनलाइन बैंकिंग ने ट्रांजैक्शंस को इतना फास्ट और इजी बना दिया है कि क्रिमिनल्स इसका फायदा उठा रहे हैं. किस चीज के लिए? स्पेसिफिकली फॉर लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन टेक्निक्स. हजारों छोटे छोटे पेमेंट्स को ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है. वेट अ मिनट. लेयरिंग साउंड सिंपल, बट हाउ डज इट एक्चुअली वर्क विद डिजिटल वॉलेट्स? इतना आसान कैसे है कि एनफोर्समेंट एजेंसीज पकड़ नहीं पाती? आरंट डिजिटल ट्रांजैक्शंस सपोज्ड टू बी ट्रेसेबल? That's a great question. देखो, it's like hiding a needle in a haystack by creating hundreds of fake haystacks. एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल है, बिल्कुल. बट इमेजिन दिस, आपके पास 1 करोड़ का ब्लैक मनी है. ओके. आप उसे 1000 अलग अलग वॉलेट्स में 10-10 हजार रुपए ईच करके भेजते हो. फिर उन 1000 वॉलेट से आगे 10,000 और वॉलेट्स में 100 रुपए ईच करके. The sheer volume of transactions creates a digital fog. अच्छा. कोई भी एजेंसी इस वेब को अनटैंगल करने की कोशिश करेगी तो उन्हें लाखों ट्रांजैक्शंस एनालाइज करने पड़ेंगे टू फाइंड द ओरिजिनल सोर्स. इट्स अ रिसोर्स नाइटमेयर. समझे? Wow. So it's not about untraceability. Yeah. It's about making the trace so complex it's practically impossible. Okay, so second point क्या है impact का? सेकेंड पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी एक्सप्लॉयटेशन. दिस इज द बिग वन. क्रिमिनल्स ब्लॉकचेन और क्रिप्टो एसेट्स को एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं. इसका सबसे बड़ा रीजन है स्यूडोनोनिमिटी. Pseudonymity. मतलब योर वॉलेट एड्रेस इज पब्लिक बट योर नेम इजंट डायरेक्टली अटैच्ड टू इट. और सोर्स से एक स्टैटिस्टिक है, इलिसिट एड्रेसेस ने 2024 में एस्टिमेटेड $40.9 बिलियन रिसीव किए हैं. $40 billion. That's insane. ये नंबर कई छोटे देशों की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है. इट्स अ मैसिव प्रॉब्लम. But I've always heard that the blockchain is a public ledger. कि हर ट्रांजैक्शन परमानेंट और विजिबल है. तो फिर ये एनोनिमिटी कैसे प्रोवाइड करता है? Isn't that a paradox? Brilliant paradox to point out. देखो, you're right. The ledger is public, but the wallets are pseudonymous. It's like knowing a bank account number, but not the name of the person who owns it. Okay. The real trick criminals use is something called mixers or tumblers. ये सर्विसेज हजारों लोगों के क्रिप्टो को एक साथ पूल करती हैं, मिक्स करती हैं और फिर उन्हें उनके डेस्टिनेशन वॉलेट्स में भेज देती हैं. अच्छा. इसके बाद ये बताना कि कौन सा कॉइन कहाँ से आया था ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है. So they use technology to break the chain on the blockchain. That's fascinatingly clever. Anonymity through technology.
तीसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। ग्लोबलाइजेशन की वजह से फंड्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करना लिटरली सेकंड्स का काम है। राइट। क्रिमिनल्स इसके लिए शेल कंपनीज का यूज करते हैं। एक देश में पैसा इलीगल एक्टिविटी से कमाया और उसे दूसरे देश में एक शेल कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया एज अ पेमेंट फॉर कंसल्टिंग सर्विसेज। वहां से तीसरे देश में एज एन इन्वेस्टमेंट इन अ स्टार्टअप। द ट्रेल गेट्स कोल्ड वेरी वेरी फास्ट। शेल कंपनी का कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर करो। ये आखिर चलती कैसे है विदाउट गेटिंग कॉट? इट साउंड्स लाइक समथिंग फ्रॉम अ स्पाई मूवी। The really clever part about a shell company is that it looks completely legitimate from the outside. It has a registered address, a director, everything, but it's just a ghost. A ghost. For the sole purpose of hiding money. ये कंपनी कोई रियल बिजनेस नहीं करती। इसका अस्तित्व सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए होता है ताकि असली बेनिफिशियरी को छिपाया जा सके। Got it. They are often registered in countries with very strict banking secrecy laws, making it a perfect tool for criminals who want to operate in plain sight. Okay, so a fake business to hide real money. Simple and deadly. And the fourth? Impact. फोर्थ पॉइंट है साइबर इनेबल्ड फ्रॉड। ये सबसे मॉडर्न तरीका है। क्रिमिनल्स अब एआई और ऑटोमेशन टूल्स का यूज करके बहुत सोफिस्टिकेटेड फिशिंग स्कैम्स और फ्रॉड स्कीम्स रन कर रहे हैं। Oh, great. और दैट टू अक्रॉस मल्टीपल जुरिसडिक्शन साइमल्टेनियसली। एक ही फ्रॉड स्कीम यूएस, यूके और इंडिया में एक साथ चल सकती है, जिससे इन्वेस्टिगेशन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। So टेक्नोलॉजी ने प्रॉब्लम को बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स बना दिया है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशंस पर। What are the measures to tackle this? अब प्रॉब्लम समझ लिए, चलो सोल्यूशन देखते हैं। बॉडी पार्ट 2, मेजर्स टू टैकल द प्रॉब्लम। इसके दो पार्ट्स हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल। Okay. पहले नेशनल लेवल मेजर्स की बात करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अ स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। इंडिया का मेन वेपन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए। PMLA, right? इसको कंसिस्टेंटली स्ट्रेंथन किया जा रहा है। रिसेंटली एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। सीएज यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और यहाँ तक कि क्रिप्टो इंटरमीडियरीज को भी इसके दायरे में लाया गया है। दिस इज अ की अपडेट। Okay, that sounds significant. But why was it so important to bring CAs and company secretaries under PMLA? They are professionals, not criminals, right? What was the resistance like? That's the crux of the issue. They are the gatekeepers of the financial system. पहले कुछ करप्ट प्रोफेशनल्स इन लूप होल्स का फायदा उठाकर क्रिमिनल्स की हेल्प करते थे टू स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस। अच्छा। अब बाय ब्रिंगिंग देम अंडर पीएमएलए दे आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। उनको इंक्लूड करने से प्रोफेशनल हेल्प से होने वाला मनी लॉन्ड्रिंग रुकेगा। द इनिशियल रेजिस्टेंस वाज देयर, बट द गवर्नमेंट स्टांस वाज क्लियर। You're either with us in this fight or you're a part of the problem. That makes sense. Turning gatekeepers into watchdogs, okay? Second national measure. सेकेंड है रेगुलेटरी ओवरसाइट। यहाँ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIUIND का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एजेंसी सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करती है और दूसरी एजेंसीज को इंटेलिजेंस देती है। इसके अलावा स्ट्रिक्ट नो योर कस्टमर नॉर्म्स इंश्योर करते हैं कि बैंक्स के पास अपने कस्टमर्स की अच्छी जानकारी हो। थर्ड है डिजिटल सर्वेलेंस। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी से है तो सोल्यूशन भी टेक्नोलॉजी से आएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स डिप्लॉय कर रहे हैं जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पैटर्न्स को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं। For example? फॉर एग्जाम्पल, एक अकाउंट जो सालों से डोमिनेंट था उसमें अचानक से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होने लगे। AI विल फ्लैग दिस इंस्टेंटली। And fourth? फोर्थ है कैपेसिटी बिल्डिंग। हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को साइबर फॉरेंसिक्स और डिजिटल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में ट्रेन करना बहुत जरूरी है। क्रिमिनल स्मार्ट है और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स को उनसे 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। Absolutely. ये तो होगी नेशनल मेजर्स, बट मनी लॉन्ड्रिंग इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है? सही। अब आते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन मेजर्स पर, क्योंकि ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन भी ग्लोबल होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है ग्लोबल पार्टनरशिप्स। Right. इंडिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF में एक्टिव पार्टनर है। इसके अलावा हमने फ्रांस जैसे देशों के साथ बायलैटरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं फॉर रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग। You mentioned FATF. We hear about it in the news all the time, especially the grey list and blacklist. What real power does this body have? How does it enforce its rules? FATF sets the global standards for fighting money laundering and terror financing. But it's not a court. It can't arrest anyone. तो फिर पावर क्या है? Its real power is economic and reputational. जब FATF किसी देश को ग्रे लिस्ट में डालता है, it's a signal to the world that this country's financial system is not secure. इससे उस देश को वर्ल्ड बैंक, IMF से लोन्स मिलना मुश्किल हो जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है और उसकी इकोनॉमी सफर करती है। So it's a global financial watchdog with a very powerful bite. So it's economic peer pressure on a global scale. Got it. Second international measure. सेकेंड है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इसके लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज MLATs इंप्लीमेंट की जाती हैं। Okay. इन ट्रीटीज के थ्रू इंडिया दूसरे देशों से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के लिए लीगल हेल्प जैसे बैंक रिकॉर्ड्स या विटनेस स्टेटमेंट्स मांग सकता है और दे सकता है। थर्ड है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स। जरूरी है कि सभी देश एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म AML-CFT के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करें। इससे क्रिमिनल्स के लिए एक देश से दूसरे देश में लूप होल्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है। And finally? फोर्थ है जॉइंट ऑपरेशंस। ट्रांसनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए इंटरपोल जैसी इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट की जाती हैं।
एक टीम इंडिया में, एक दुबई में और एक यूरोप में, सब एक साथ काम करते हैं टू डिसमेंटल द एंटायर नेटवर्क। परफेक्ट। तो इस क्वेश्चन को कंक्लूड कैसे करेंगे? कंक्लूड बाय सेइंग कि इस फाइट के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड होलिस्टिक अप्रोच जरूरी है। टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी से ही लड़ना होगा और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बिना ये युद्ध जीती नहीं जा सकती। हम कुछ सक्सेस स्टोरीज भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट इनसाइट जो डेटा एनालिटिक्स यूज करता है, और इंडिया का फैट रिकमेंडेशंस के साथ स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस। एक पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग नोट पर एंड करना है। Great. Chalo. Now pause and practice saying this part aloud. The impact of technology on money laundering includes cryptocurrency exploitation and cyber-enabled fraud, which are countered by national measures like a strengthened PMLA and international cooperation through bodies like the FATF. Practice karo. इन शॉर्ट, टेक्नोलॉजी ने मनी लॉन्ड्रिंग को सुपरचार्ज कर दिया है, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग लॉज, स्मार्ट टेक और ग्लोबल टीम वर्क से हम इसे फाइट कर सकते हैं। Okay, that was a solid, deep analysis. So we've established how technologically sophisticated money laundering has become and how our hypothetical $22.2 billion criminal might have pulled it off. राइट। But this raises a bigger question. हाँ। What is the actual damage it does? Why is this more than just a financial crime? Why is it considered a direct attack on the country's economic freedom? That's the perfect transition to our next question. Let's do it. Question is, money laundering poses a serious threat to a country's economic sovereignty. What is its significance for India? And what steps are required to be taken to control this menace? Broad micro theme, internal security. Section heading, money laundering, India's economic threat. ये क्वेश्चन why पे फोकस करता है। मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम नहीं है, ये देश की इकोनॉमिक सॉवरेंटी यानी आर्थिक आजादी पर डायरेक्ट अटैक है। क्यों? क्योंकि ये एक देश की इकोनॉमी को अंदर से खोखला कर देता है, लाइक अ टर्माइट। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचते हैं। ओके। इमेजिन करो, एक सिटी में सारी न्यू प्रॉपर्टीज एक क्रिमिनल गैंग इलीगल मनी से खरीद रहा है। इससे क्या होगा? रियल एस्टेट प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाएंगे। एक एवरेज हार्ड वर्किंग पर्सन घर नहीं खरीद पाएगा। लेजिटिमेट बिल्डर्स compete नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास इतना ब्लैक मनी नहीं है। राइट। और सारा प्रॉफिट वापस क्राइम में यानी ड्रग ट्रेड या टेररिज्म में इन्वेस्ट होगा। दिस इज हाउ इट डैमेजेस द रियल लेजिटिमेट इकोनॉमी। समझे? Exactly. Let's start the introduction with a powerful hook. We can use the FIUIND data. In 2024, they detected over 11,000 crore rupees of undisclosed income and seized assets worth over 983 crore rupees. वाओ, ये नंबर शो करते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी और रियल है। It sets the stage perfectly. Right. So, body part 1. What is the significance of money laundering for India? Let's break it down. अब इसके significance को हम 3 dimensions में देखेंगे. Economic, National security और international relations. First, economic impact. मनी लॉन्ड्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करता है बाय डिस्टॉर्टिंग मार्केट कंपटीशन। जैसा रियल एस्टेट का एग्जांपल था। बिल्कुल। लॉन्ड्रर्स मार्केट प्राइसेस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर देते हैं, जिससे ऑनेस्ट बिजनेसेस सफर करते हैं और इससे एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट होती है। So this creates a kind of shadow economy that runs on black money, बिल्कुल। completely outside the official system, right? How does that actually harm the average person? एग्जैक्टली। इट्स कॉल्ड अ पैरेलल इकोनॉमी और इसका बिगेस्ट इम्पैक्ट है द लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू। जब हजारों करोड़ के ट्रांजैक्शंस बिना किसी रिकॉर्ड के होते हैं तो गवर्नमेंट को वो टैक्स नहीं मिलता जो उसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए। अच्छा। So it directly weakens the country from within and the burden falls on the honest taxpayer. Understood. Now the second dimension, national security. This sounds serious. This is very, very critical. मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा टेरर फाइनेंसिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स को फंड करने के लिए यूज होता है। टेररिस्ट ग्रुप्स को वेपन्स, एक्सप्लोसिव्स और लॉजिस्टिक्स के लिए पैसा चाहिए। Right. और ये पैसा अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग से आता है। Right. इसके अलावा हवाला नेटवर्क्स जो इलीगल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस करते हैं, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी को भी वीकन करते हैं। Can you give a simple analogy for a Hawala network? How does it work without any digital trace? Imagine it's an informal, trust-based system to transfer money without any physical movement of cash across borders. अच्छा। Like a secret courier service for money. अच्छा। For example, मुझे दिल्ली से दुबई पैसा भेजना है। मैं दिल्ली में एक हवाला एजेंट को पैसे दूंगी, वो दुबई में अपने पार्टनर को फोन करके एक सीक्रेट कोड देगा और बोल देगा कि रिसीवर को पैसे दे दो। पैसा फिजिकली मूव नहीं हुआ, पर ट्रांजैक्शन हो गया विदाउट एनी बैंक रिकॉर्ड्स। Wow. It's all based on a ledger of trust between the agents. That's fascinating and scary at the same time. Okay. Third dimension, international relations. ये इंडिया की ग्लोबल रेपुटेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) इनफ्लोस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। कोई भी इंटरनेशनल कंपनी ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी जहां फाइनेंशियल सिस्टम वीक और करप्ट हो। Makes sense. इसका डायरेक्ट लिंक है FATF रिकमेंडेशंस कंप्लायंस से। अगर हमारी कंप्लायंस अच्छी नहीं है तो हमारी रेपुटेशन डाउन होगी, व्हिच मींस लेस FDI एंड स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ। Okay. Significance is crystal clear. अब आते हैं steps पर. Body part 2. Steps required to control money laundering. Right. We will divide this into 4 categories: legislative, technological, institutional and preventive. Okay. First, legislative measures. सबसे इंपॉर्टेंट है PMLA के इम्प्लीमेंटेशन को और स्ट्रेंथन करना। रीसेंट अमेंडमेंट्स जैसे क्रिप्टो करेंसीज एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को AML लॉज के अंडर लाना एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और प्रोफेशनल्स लाइक CAs एंड कंपनी सेक्रेटरीज को PMLA के स्कोप में लाना, इसका मेंशन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। इट शोज अ कंटीन्यूअस एफर्ट। बिल्कुल। Repetition from Q1, but important here too. It shows a continuous effort to plug the loopholes. This brings us to a key question. Why is it necessary to keep amending laws like PMLA? एक बार बना दिया काफी नहीं है।
Yeah, is the law always just playing catch up with the criminals? In a way, yes. Criminals constantly find new methods and technologies. So the law has to evolve to keep up with them. It's a cat and mouse game. जब हम एक loophole बंद करते हैं, वो दूसरा ढूंढ लेते हैं. So the law must be dynamic, not static. Makes sense. Second category of steps? Technological solutions. Again, fight fire with fire. AI का use for suspicious transaction detection. Enhanced KYC norms using digital verification and biometrics. Or interestingly, blockchain technology का use for transparent financial tracking. Wait, you're bringing up the blockchain paradox again. How can blockchain, which is used for crypto laundering, also be a solution? It's a double-edged sword. The core feature of blockchain is an unchangeable, transparent public ledger. Right. For legal transactions, this is a huge advantage. Imagine अगर property records या government subsidy payments blockchain पर हों, हर transaction publicly verifiable होगा. इससे corruption और money laundering करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. Acha. The technology itself is neutral. It depends on how you use it. I see. The same tool can be used for crime and for justice. Okay. Third category. Third है institutional framework. FIU, INDI, Enforcement Directorate, ED, CBI जैसी एजेंसीज के बीच seamless coordination को strengthen करना बहुत जरूरी है. Silos में काम नहीं चलेगा. इसके अलावा investigators की regular training and capacity building और MLATs के through international cooperation को enhance करना है. And the final category. Fourth है preventive measures. Prevention is always better than cure. इसके लिए financial institutions के regular surprise audits होने चाहिए. Public-private partnerships for information sharing बहुत effective हो सकते हैं और सबसे important, public के लिए awareness campaigns. What is the role of a regular citizen in preventing money laundering? हम और आप क्या कर सकते हैं? By being vigilant, reporting suspicious transactions, and most importantly, never letting anyone use your bank account for unknown money transfers. Right. ये छोटी चीजें मैटर करती हैं. अगर कोई आपको कैश देकर ऑनलाइन ट्रांसफर करने को कहे in exchange for a commission, you should be suspicious. You could be becoming a money mule. Great point. How do we conclude this answer? Conclude by acknowledging India's strong commitment, mentioning the recent success in detection, the 11,000 crore figure, emphasize that continuous evolution of legal frameworks, international cooperation, and technology adoption is crucial. एक forward-looking note पर end करना है कि the fight is ongoing, but we are on the right path. Great. Let's practice the core structure. Practicing. The significance of money laundering for India spans economic impact, national security, and international relations. It can be controlled through a four-pronged strategy of legislative, technological, institutional, and preventive measures. Practice this flow. In short, money laundering is a direct attack on India's economic sovereignty, and fighting it requires a 360-degree approach, from laws and tech to global partnerships and citizen awareness. All right. Now let's think bigger. We've talked about the money, we've talked about the damage, but who are these actors? Could a $22.2 billion criminal be a lone wolf, a non-state actor? Possible. Or maybe, just maybe, they are secretly backed by a state actor trying to destabilize India. Let's zoom out and look at the broader picture. Absolutely. Let's dive into that complexity. The question is, analyze the multi-dimensional challenges posed by external state and non-state actors to the internal security of India. Also discuss measures required to be taken to combat these threats. Broad micro theme, internal security. Section heading, state versus non-state actors. India's security matrix. Okay, so पहले terms clear करते हैं. हाँ, please. State actors मतलब दूसरी countries की governments या उनकी agencies. Think of them as players representing a nation. Non-state actors मतलब terrorist groups, criminal organizations या hacker groups जो किसी government के under नहीं आते. Independent players. Exactly. India इन दोनों से complex overlapping challenges face करता है. Let's use an example to make this clearer. सोचो border पे एक तरफ से दूसरी country की army, a state actor, ceasefire violations कर रही है. Okay. At the same time, एक terrorist group, a non-state actor, उसी area में infiltration की कोशिश कर रहा है, जिसे उस country की army secretly support कर रही है with weapons and cover fire. अच्छा. ये है multi-dimensional challenge जहां different types of threats, state and non-state, एक साथ in sync operate कर रहे हैं. That's what makes it so complex, na? That's a perfect analogy. Let's start the introduction by stating that India's unique geostrategic location and its role as a regional power make it a target for both state and non-state actors. So, constant vigilance and strategic adaptation are not just buzzwords, they are necessities. Okay. Body part 1. Challenges from external state actors. इसमें क्या points हैं? Okay, पहले state actors को देखते हैं. इसमें 3 main points हैं. First और सबसे classic है border disputes. Right. Ongoing tensions with China on the LAC और पाकिस्तान के साथ proxy war through cross-border terrorism ये classic examples हैं direct state-sponsored challenges के. Second point. Second and very modern है cyber warfare. ये state-sponsored cyber attacks होते हैं जो हमारे critical infrastructure को target करते हैं. Power grids, banking systems, government databases. Oh. सोर्स में concrete examples हैं. कर्नाटक के कावेरी 2.0 प्रॉपर्टी पोर्टल पर अटैक और एम्स दिल्ली ransomware attack in 2023. These aren't random hacks, they are strategic operations. What's the real difference between cyber warfare and cyber crime? जब दोनों में hacking होती है, the method seems the same. Quick hint. The motive.
Cyber warfare is state-sponsored and aims to disrupt a nation's critical infrastructure or government for strategic or political gains. Cybercrime is usually for financial gain by individuals or groups. अच्छा, एक का मोटिव पावर है, दूसरे का मोटिव पैसा. got it. And the third challenge from state actors. थर्ड है इकोनॉमिक एस्पियोनाज. इसमें फॉरेन स्टेट एक्टर्स हमारी सेंसिटिव इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जैसे डिफेंस प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट्स या फार्मास्यूटिकल रिसर्च चुराने की कोशिश करते हैं. ये देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को स्लो डाउन करने का एक कोवर्ट तरीका है. Okay, so ये थे state actors. Now, body part 2, challenges from non-state actors. अब आते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स पर. इनकी भी 3 की चैलेंजेस हैं. फर्स्ट, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. यहाँ एक बैलेंस्ड व्यू देना जरूरी है. सोर्स का डेटा पॉइंट यूज करो. टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स हैव डिक्रीज्ड फ्रॉम 457 in 2022 to 267 in 2023. This shows our measures are effective. But the threat remains persistent. ये दिखाता है कि हम सक्सेसफुल हैं, बट हमें रिलैक्स नहीं हो सकते. Second challenge from non-state actors. सेकेंड है साइबर क्राइम. यहाँ भी अटैक्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होते हैं, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पावर यूटिलिटी सिस्टम्स पर हुए. इसका मोटिव भले ही फाइनेंशियल हो, रैंसम, बट इसका इंपैक्ट नेशनल सिक्योरिटी पर पड़ता है. कैसे? सोचो अगर एक पूरे स्टेट की पावर सप्लाई फॉर अ डे कट हो जाए, द chaos would be immense. That would be chaos. And the third challenge? थर्ड है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज का ऑर्गेनाइज स्प्रेड है थ्रू सोशल मीडिया. इसका एम सोशल हार्मनी को डिसरप्ट करना, कम्युनल टेंशंस भड़काना और लोगों में गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिस्ट्रस्ट पैदा करना है. Right. दिस इज अ वेरी मॉडर्न एंड डेंजरस थ्रेट बिकॉज इट टारगेट्स द माइंड. Information warfare को combat करना इतना difficult क्यों है? It's just fake news, right? Because it targets minds, not machines. It's easy to spread fake news quickly and very hard to prove it's fake before the damage is done. समझे? अच्छा. एक बार एक मैनिपुलेटेड वीडियो वायरल हो गया और राइट्स हो गए तो उसके बाद क्लैरिफिकेशन का उतना इम्पैक्ट नहीं होता. द डैमेज इज ऑलरेडी डन. It weaponizes social trust. ट्रू. अब इन सब थ्रेट्स के सॉल्यूशंस क्या हैं? बॉडी पार्ट 3, मेजर्स टू कम्बैट दीज थ्रेट्स. चलो अब सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं. अगेन 3 कैटेगरीज: टेक्नोलॉजिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटरनेशनल. Okay. फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस. इसमें आते हैं इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स IBGs फॉर स्विफ्ट रिस्पॉन्स टू बॉर्डर थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, और बॉर्डर्स पर सर्वेलेंस के लिए AI enabled systems and smart fencing. What's the core idea behind IBGs? How are they different from the regular army formations? Quick hint: they are smaller, more agile, and self-contained fighting units that can be deployed much faster than traditional large army formations. Speed is key. Right. Modern warfare में rapid, precise action जरूरी है, and IBGs are designed for that. Okay. Second category of measures. सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स. यहाँ इंटेलिजेंस शेयरिंग को स्ट्रेंथन करना सबसे इंपॉर्टेंट है. इसके लिए मल्टी एजेंसी सेंटर मैक है. सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के बीच रियल टाइम डेटा एक्सेस के लिए नेट ग्रिड है. और बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम CIBMS है. MAC और NatGrid ये दोनों इंटेलिजेंस शेयरिंग से रिलेटेड हैं. राइट. इनमें की डिफरेंस क्या है? Quick hint: MAC is the analysis hub where intelligence inputs from various agencies are shared and analyzed. NatGrid is the massive database that connects data from various agencies for quick access. अच्छा. So MAC में intelligence analyze होती है, NatGrid से उस analysis के लिए data मिलता है. One is the brain, the other is the nervous system. Clear. And the third category of measures. Third है international cooperation. No country can fight these threats alone. इसके लिए bilateral and multilateral cooperation जरूरी है through forums like FATF and Interpol. Friendly nations के साथ joint military exercises और counter terrorism के लिए information sharing agreements. How do joint military exercises actually help in combating these threats? Is it just for show? Not at all. They improve interoperability, which means our forces learn to work seamlessly with forces from friendly countries. Oh, I see. It also builds trust and sends a strong signal of unity to adversaries. जब दो देशों की सेनाएं एक साथ प्रैक्टिस करती हैं, तो उनके बीच अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है for any future joint operation. Perfect. So इसका conclusion क्या होगा? Conclude by saying that India's multi-pronged approach must continuously evolve because the threats are also constantly evolving. Mention the success of Operation All Out and achieving zero infiltration in 2023 as examples of effective measures. End by highlighting the need for sustained vigilance. This is a big one. Practice saying. India faces challenges from state actors like border disputes and cyber warfare, and from non-state actors like terrorism and information warfare. These are countered by a trinity of technological, administrative, and international cooperation. इस flow को practice करो. In short, India's internal security is a complex chessboard with state and non-state players, and victory requires a smart, integrated strategy using tech, better administration, and global alliances. Amazing. So far, we've looked at the money, the damage, and the external players. Now let's bring it all home. Let's focus completely on the internal picture. If our criminal mastermind was operating from within India, what kind of internal security landscape are we looking at, and which guardians would be on their tail? This is our final and most detailed question. Let's finish strong. Question is, what are the internal security challenges being faced by India? Give out the role of central intelligence and investigative agencies tasked to counter such threats. Broad micro theme.
Internal security. सेक्शन हेडिंग इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड द गार्डियंस। ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है। पहले हम इंडिया के अंदर के मेजर थ्रेट्स को लिस्ट और एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम उन स्पेसिफिक एजेंसीज के बारे में बात करेंगे जिनका काम इन थ्रेट्स से डील करना है। The problem and the problem solvers. एग्जैक्टली। Let's use an analogy. सोचो हमारी कंट्री एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स घर है। ओके। इस घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे टेररिज्म, बाहर से आए दुश्मन, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, घर के अंदर के डीप डिसएग्रीमेंट्स और साइबर थ्रेट्स, इनविजिबल अटैक्स ऑन द हाउसेस वायरिंग। राइट। और इस घर को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग-अलग सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, IB, RNW, NIA, ED, etc. हर गार्ड का एक स्पेसिफिक रोल है। आज हम इन सबको समझेंगे। Excellent analogy. So let's start the introduction with a solid definition of internal security. Safeguarding the country's stability, sovereignty, and integrity from threats within its borders. We must mention India's unique geostrategic position, its vast diversity, and porous borders as reasons for its vulnerability. Great foundation. Okay, so body part 1. Major internal security challenges. Let's list them out. Let's do it, but let's try to group them thematically to make it more memorable. Good idea. First, we have threats related to terrorism and radicalization. इसमें cross-border terrorism in J&K, insurgency in the northeast, and the growing challenge of online radicalization सब आते हैं. Examples are crucial here. The 2016 Uri and 2019 Pulwama attacks are stark reminders. Okay, so terrorism is the first big bucket. What's next? Second, we have ideology and identity-driven conflicts. इसमें आते हैं left-wing extremism, LWE, यानी Maoist insurgency, mainly in the Red Corridor. इसका root cause socio-economic deprivation है. Right. And also the insurgency in the northeast, which is often based on ethnic identity, with groups like NSC and IM demanding Greater Nagaland. What is the core difference between insurgency in the northeast and LWE in the Red Corridor? दोनों armed struggles हैं against the state. Quick hint. The ideology and the end goal. Northeast insurgency is often based on ethnic identity and demands for secession or greater autonomy. LWE is based on Maoist ideology, aiming to overthrow the democratic state itself through class warfare. अच्छा. एक identity based है, दूसरा ideology based. Clear distinction. Third group of challenges? Third, let's call them societal fault lines. इसमें आता है communal and sectarian violence. ये हमारे national cohesion यानी एकता को direct affect करता है. यहाँ NCRB 2023 का data use कर सकते हैं. Communal riots rose by approximately 6% over the previous year. Which shows that the threat is real and present. बिल्कुल. And the fourth bucket. Fourth is a group of modern and transnational threats. इसमें सब कुछ आ जाता है. Cyber security threats like the 2020 Mumbai power outage, organized crime and narco-terrorism, जिसमें arms और drugs की smuggling आती है, और border management issues, especially with porous borders leading to illegal migration and trafficking. Okay, so ये हो गई problems की list. अब आते हैं problem solvers पर. Body part 2, role of central intelligence and investigative agencies. Okay, अब आते हैं guardians पर. Instead of just listing them, let's track our hypothetical money launderer and see how these agencies would work together. Oh, nice. Let's say the money has foreign links. The first whiff would probably come to our external intelligence agency, the Research and Analysis Wing, RAW, which operates under the Cabinet Secretariat. They would monitor the international trail. So RAW is the first line of defense outside India. What happens when they get a lead? They will share the intelligence with their domestic counterpart, the Intelligence Bureau, IB. IB is India's main domestic intelligence agency under the Ministry of Home Affairs. IB will start gathering ground intelligence, tracking suspects, and conducting surveillance within India. So, simply put, IB, internal, RAW, external. Perfect. Okay, so RAW spots the threat, IB tracks it. What about the money? The $22.2 billion? Exactly. The money trail is a job for the specialists, the Enforcement Directorate, ED. They track money laundering linked to terror financing under the powerful PMLA. ED will follow the money to cut off the financial supply of the terrorists. Acha. Unka motto hai, hit the money, cripple the terror. So IB tracks the people, ED tracks the money. What happens when they have enough evidence to act? Once there is enough evidence to suggest a major terror plot, the case is handed over to the National Investigation Agency. The NIA was created after the 26/11 attacks, specifically to investigate terror-related offenses. Right. They have nationwide jurisdiction. They will take all the intelligence from RAW, IB, and ED, build a legal case, and prosecute the terrorists. For example, the Pulwama attack investigation was led by the NIA. That's a great narrative. RAW, IB, ED, NIA. But there are so many agencies. Isn't there a risk of overlapping work or ego clashes? That's a very real risk. And that's why coordination bodies like the Multi-Agency Center and the National Intelligence Grid, NatGrid, are so crucial. Right. They are the platforms where all these agencies come together, share information, and create a single unified intelligence picture. Synergy is key. इनके बिना एक एजेंसी की इंफॉर्मेशन दूसरी तक नहीं पहुंचेगी. Okay, so how do we conclude this answer? A way forward. Yes, a way forward subheading is perfect. We can suggest concrete steps. First, fully operationalize and strengthen the Integrated Intelligence Grid, NatGrid. Second, continuous capacity building in cyber and forensic capabilities. And third? Third, focus on community policing for early detection of radicalization. Local police build trust,
and people are more likely to report suspicious activities. How can community policing really help prevent a major threat like radicalization? Quick hint, radicalization doesn't happen overnight. It's a process. Local police, by building trust with the community, can get early warnings about individuals showing signs of extremism. People in the community are the first to notice changes in their youth. Right. If they trust the police, they will report it. It's about building a partnership, not just enforcement. That's a great point. Final thought for the conclusion. The final thought should emphasize that synergy between agencies, law enforcement, technological upgradation, and most importantly, community participation is essential for tackling these dynamic challenges. So this is the most loaded answer. Let's practice the two main halves. Practice saying India's main internal security challenges can be grouped into terrorism, identity conflicts, societal fault lines, and modern threats. The key agencies countering them work in a sequence. RNO for external intelligence, IB for domestic, ED for financial, and NIA for terror investigation. इसको अच्छे से practice करो. In short, India faces a diverse range of internal threats, and it has a specialized team of intelligence and investigative agencies, each with a specific role, working in synergy to keep the nation safe. Wow, what an incredibly detailed session. चलो एक quick recap करते हैं of our journey through India's internal security challenges. Broad micro theme, internal security. बिल्कुल. फर्स्ट हमने मनी लॉन्ड्रिंग के साथ स्टार्ट किया और देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन इसे एक न्यू एज थ्रेट बना रहे हैं। हमने देखा कि इसे फाइट करने के लिए पीएमएलए जैसे लॉज और एफएटीएफ जैसे इंटरनेशनल बॉडीज कितनी जरूरी हैं। फिर हमने समझा कि मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पर कैसे डायरेक्ट अटैक है, कॉजिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड अफेक्टिंग आवर ग्लोबल इमेज। उसके बाद हमने एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स से आने वाले चैलेंजेस को एनालाइज किया, फ्रॉम बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड साइबर वॉरफेयर टू टेररिज्म एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और उन्हें कॉम्बैट करने के मल्टी प्रोंग मेजर्स को डिस्कस किया। फाइनली हमने इंडिया के कोर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को ग्रुप किया और उन ब्रेव इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे आईबी, आरएडब्ल्यू, एनआईए और ईडी के कोलैबोरेटिव रोल्स को एक कहानी के थ्रू समझा। ऑफ कोर्स। एक सिंपल चैलेंज है आपके लिए, अपने आसपास देखो। हाउ डज अ सीमिंगली सिंपल थिंग लाइक अ फेक न्यूज मैसेज ऑन अ फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप कनेक्ट टू द लार्जर थीम ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वी डिस्कस्ड? इस पर सोचना। How can you be the first line of defense against it just by hitting delete or report instead of forward? This is a question to think about on your own. And that's a wrap on this massive deep dive. अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो who are also preparing. Every click helps us bring more such content to you. हम मिलेंगे next time with another set of sources to explore. तब तक keep learning and stay curious. जय हिंद।